फलों की रानी लीची, जिसके फल अपने आकर्षक रंग, लाजवाब स्वाद और गुणवत्ता के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। भले ही इसकी बागवानी देश के कुछ ही हिस्सों में हो, लेकिन इसकी मांग पूरे देश भर में है। दिनों दिन बढ़ती इसकी लोकप्रियता के कारण इसकी सफल बागवानी से किसान काफी लाभ कमा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसकी उत्पादन फलों के वृक्ष के अनुरूप बहुत ही कम है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इसकी बागवानी के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दिए जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल के लिए उसके अनुरूप जलवायु का होना अनिवार्य है। अगर लीची की हम बात करते हैं तो इसके लिए बिहार की जलवायु पूरे देश में सबसे बढ़िया है। इसी वजह से लीची उत्पादन में बिहार का अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। किसान भाई, लीची का उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कहें कि इसके लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल होनी चाहिए। हालांकि ये अनुकूलता हमारे बिहार में पाई जाती है, लेकिन बिहार से बाहर के लोग अगर इसको करना चाहते हैं तो इस वातावरण पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। लीची उस जगह पे अच्छी उगाई जा सकती हैं जहाँ की ठंडा का मौसम जो है वो शॉर्ट होता है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता है। दूसरा कि ठंडे के दिनों में कुहासा जो कहते हैं ये लंबा ना खींचे। वैसे जगह पे जहाँ की ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी ज़्यादा का कहने का मतलब कि जहाँ का तापक्रम 4 डिग्री या उससे नीचे भी चली जाती है और कुहासा का समय लंबा होता है, तो वैसे जगह पर लीची का पेड़ लगाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। ये तो, और दूसरी चीज़ है कि गर्मियों के मौसम में एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि वैसे जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए जहाँ की लीची के गर्मियों के मौसम में ज़्यादा लंबा गर्मी का सीज़न तो मिले, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्म और तेज़ हवा ना बहे। तो वैसा जगह जहाँ की गर्मी के दिनों में गर्मी तो पड़ती है लेकिन ज़्यादा गर्म और तेज़ हवा का बहाव ना हो, तो वैसे जगह पर लीची का उत्पादन या लीची के पेड़ को लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। ये तो हो गई पहले मौसम की बात। किसान भाई, लीची का उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कहें कि इसके लिए वातावरण बहुत ही अनुकूल होनी चाहिए। हालांकि ये अनुकूलता हमारे बिहार में पाई जाती है, लेकिन बिहार से बाहर के लोग अगर इसको करना चाहते हैं तो इस वातावरण पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। लीची उस जगह पे अच्छी उगाई जा सकती हैं जहाँ की ठंडा का मौसम जो है वो शॉर्ट होता है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता है। दूसरा कि ठंडे के दिनों में कुहासा जो कहते हैं ये लंबा ना खींचे। वैसे जगह पे जहाँ की ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी ज़्यादा का कहने का मतलब कि जहाँ का तापक्रम 4 डिग्री या उससे नीचे भी चली जाती है और कुहासा का समय लंबा होता है, तो वैसे जगह पर लीची का पेड़ लगाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। ये तो, और दूसरी चीज़ है कि गर्मियों के मौसम में एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि वैसे जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए जहाँ की लीची के गर्मियों के मौसम में ज़्यादा लंबा गर्मी का सीज़न तो मिले, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्म और तेज़ हवा ना बहे। तो वैसा जगह जहाँ की गर्मी के दिनों में गर्मी तो पड़ती है लेकिन ज़्यादा गर्म और तेज़ हवा का बहाव ना हो, तो वैसे जगह पर लीची का उत्पादन या लीची के पेड़ को लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। ये तो हो गई पहले मौसम की बात। लीची की सफल बागवानी के लिए मिट्टी का चुनाव भी अहम है। वैज्ञानिक बताते हैं कि लीची की उन्नत खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है, जिसका पीएच मान
5.5 से 6.5 तक होना चाहिए। भूमि काफी उपजाऊ, गहरी और उत्तम जल निकास वाली होनी चाहिए। इसके लिए हल्की क्षारीय मिट्टी भी उपयुक्त समझी जाती है। मिट्टी पर यह देखा जाता है कि वैसे मिट्टी में दोमट मिट्टी जिसमें कि जल जमाव नहीं हो और जिसका कि पीएच कहें कि न्यूट्रल हो, कहने का मतलब कि 5.5 से लेकर के 6.5 पीएच तक, यानी कि हल्की अम्लीयता से लेते हुए न्यूट्रल या फिर हल्की क्षारीय मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त पाया गया है। इस मिट्टी का प्रकार जो है वो उसकी चर्चा मैंने की कि वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और इसमें जल जमाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीची एक ऐसा पौधा है जिस जगह पर ज़मीन के सतह से पानी 1.5 मीटर या उससे कम ऊंचाई पर अगर है, कहने का मतलब 1.5 मीटर या ज़्यादा उससे ऊपर है, तो वहाँ पर लीची के खेती की अनुशंसा नहीं की जाती है। कहने का मतलब कि वैसे ज़मीन भी होना चाहिए जहाँ की पानी का सतह 1.5 मीटर या उससे दूर हो ज़मीन के सतह से, वहीं पर लीची को लगाया जाना चाहिए। लीची की बागवानी के लिए दूसरी जो प्रमुख बात है वह है किस्मों का चुनाव। अच्छी उत्पादकता के लिए अच्छी और अनुशंसित किस्मों का चुनाव करना लाभप्रद होता है। खास तौर पर लीची के 3 प्रकार की किस्में होती हैं। पहली अगात किस्म, इसमें कुछ मुख्य किस्में इस प्रकार से हैं। अर्ली बेदाना, इसमें बीज बहुत ही छोटा होता है। पूर्वी प्रभेद, शाही, बम्बई, ये सभी किस्में मई के 3 सप्ताह में पककर तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य में पकने वाले किस्मों के बारे में। इसमें चाइना, रोज सेंटेड, कस्बा, कसैला, इलायची, ये सभी किस्में मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाते हैं। अगर हम बात करें देर से पकने वाली किस्मों के बारे में, तो इस श्रेणी में जो किस्में आती हैं वो हैं लेट बेदाना और इलायची। ये सारे प्रभेद सबसे लेट पककर तैयार होते हैं। आइए इस विषय पर और भी जानकारियां हम लेते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। अब लगाने के लिए सबसे पहली बात है कि हम लोग किस्मों का चुनाव करें। किस्मों का चुनाव करने में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लीची के किस्में 3 प्रकार के होते हैं। एक वैसे जो आगात में पकती हैं, आगात में पकने वाली किस्में जो हैं वो अर्ली बेदाना है, जिसको कि सीडलेस भी कहते हैं। सीडलेस का मतलब इसमें बीज नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीज बहुत ही छोटा होता है। दूसरा है पूर्वी, तीसरी वैरायटी है शाही। ये 3 वैरायटी जो है अर्ली बेदाना, पूर्वी, शाही, बम्बई, ये वैरायटी जो है वो शुरुआत में, कहने का मतलब कि मई के 3 सप्ताह में ये पकने वाली किस्में हैं। इन किस्मों का चयन अगर आपको आगात में लेना है तो इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। मध्य में पकने वाली किस्मों में चाइना, रोज सेंटेड, कस्बा, कसैला, इलायची, ये 4-5 किस्में हैं जो मध्य में, कहने का मतलब कि मई के अंतिम से लेकर के अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पकने में आता है। फिर अंतिम जो है वो देर से पकने वाली किस्मों में लेट बेदाना है और इलायची है, और चाइना को हम लोग मिड में भी रख सकते हैं, लेट में भी रख सकते हैं। तो ये 2 जो है लेट बेदाना या इलायची, ये सब लेट से पकने वाली किस्में हैं। इसका चयन हम लोग उसके लिए कर सकते हैं। ये तो हुई किस्मों की बात, जिसमें से मनपसंद किस्मों का चुनाव कर अपने बगीचे में किसान भाई लगा सकते हैं। अब दूसरी जो प्रमुख बात है वो है लीची के पौधों के लगाने के बारे में।
जी हाँ, पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी वैज्ञानिक मानते हैं कि 8 से 10 मीटर रखी जानी चाहिए। मतलब लीची का बाग वर्गाकार पद्धति में लगाना बेहतर समझा जाता है। आइए इस पद्धति को और विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। तो लीची के लगाने के लिए जो पौधे से पौधे और पंक्ति की दूरी जो है वो 8 से 10 मीटर रखी जाती है। अगर जहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पे हम लोग 8 मीटर की दूरी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है वहाँ पे पेड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग दूरी 10 मीटर की रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़मीन कम उपजाऊ है वहाँ पर पेड़ों का फैलाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए वैसे जगह पे हम लोग इसकी दूरी को 8 मीटर बाय 8 मीटर, कहने का मतलब पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 मीटर रख सकते हैं। लेकिन अब एक चलन में भी आया है हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग, जो कहने का मतलब प्रति हेक्टेयर पेड़ को अगर हम लोग उसमें समायोजित करना चाहते हैं हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग में, तब इसकी दूरी को हम लोग घटा करके 6 मीटर या 6.5 मीटर भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने जाना किस्मों के चुनाव के बारे में और पौधों से पौधों की दूरी के बारे में। आइए लीची लगाने के लिए कौन सा महीना उपयुक्त होता है अब हम बात कर रहे हैं। लीची का बाग मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में लगाना उपयुक्त माना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा इसके लिए खोदना चाहिए। गड्ढा खोदते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी मिट्टी को एक तरफ रख लें और निचली मिट्टी को दूसरी तरफ। गड्ढा खोदने के बाद 10 से 15 दिन धूप लगने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद कीट नष्ट हो जाएं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 से 15 दिन बाद गड्ढे को भर देना चाहिए। इसके लिए ऊपरी मिट्टी में खाद मिलाकर गड्ढे को भरना चाहिए। खाद की मात्रा क्या होना चाहिए और इसमें प्रयोग होने वाले खाद कौन कौन से हैं, गड्ढे को भरने के लिए और क्या क्या तरीके हैं, आइए जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से। पौधे को लगाना चाहें तो उससे पहले ही, कहने का मतलब कि मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में हम लोग वहाँ पर एक गड्ढा बना देंगे। गड्ढा जो है लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। गड्ढे को करते समय ये ध्यान रखें कि ऊपर की मिट्टी को हटा करके एक तरफ, गड्ढे से नीचे से जो मिट्टी निकाल रहे हैं इसको हम लोग दूसरी तरफ रखें और इन मिट्टियों में लगभग 10 से 15 दिनों तक तेज़ धूप, वो मौसम ही होता है तेज़ धूप वाली, तेज़ धूप हम लोग लगने दें ताकि मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु है वो तेज़ धूप के कारण मर जाए। और उसके बाद जो है गड्ढे को भरने की प्रक्रिया होती है। गड्ढे को भरते समय हम लोग ये ध्यान रखें कि जो मिट्टी हम लोग गड्ढा खोदते समय ऊपर से हटा करके एक तरफ रखे हैं उसमें लगभग 20 से 25 किलो तक कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, यहाँ किसान भाई ध्यान रखें कि वो गोबर की खाद जो है पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी सड़न में कमी होगी तो वो बाद में फिर पौधे लगने में वो हानि करेंगे और पौधे को लगने नहीं देंगे, उसमें दीमक का प्रभाव आएगा या फिर पत्ते पीले पड़ने की समस्याएं आएगी। इसलिए ये कंपोस्ट डालने में ये पूरी तरह से ध्यान रखें कि कंपोस्ट पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, भुरभुरा होना चाहिए। तो 20 से 25 किलो तक कंपोस्ट और उसमें बोन मिल, हड्डी का चूरा, वो 200 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से और 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटासियम सल्फेट या लाल पोटाश जो बाज़ार में उपलब्ध होता है उसकी मात्रा, ये बोन मिल, लाल मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश और कंपोस्ट को ऊपरी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला करके इसको उसमें डाल दें और उसके बाद फिर नीचे वाली मिट्टी जो हम लोग अलग रखें उसको फिर ऊपर से ढक दें। गड्ढे की भराई के बाद बात आती है सिंचाई की। जी हाँ, लीची में सिंचाई अहम भूमिका निभाती है। लीची में सिंचाई के लिए
प्रत्येक गड्ढे को 1 या 2 बार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना उचित माना जाता है। इसके बाद आती है पौधे को लगाने की प्रक्रिया के बारे में। आइए इन तमाम बातों को हम जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। गड्ढे को भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम लोग ध्यान रखें कि या तो 1 या 2 बार अच्छी बारिश हो जाए, और अगर बारिश नहीं हो तो हम अपने सिंचाई का उपयोग करते हुए हर एक गड्ढे को 1 या 2 बार हम लोग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर दें। उसके बाद फिर पौधे के लगाने की प्रक्रिया आती है। पौधे को लगाने का सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय होता है बरसात के शुरू होने से पहले या बरसात के शुरू हो जाने के बाद। कहने का मतलब कि जून के दूसरे सप्ताह से लेकर के पूरे जुलाई और अगस्त तक आप पौधा लगा सकते हैं। अगर हमारा सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से एश्योर्ड है, हम लोग सिंचाई दे सकते हैं, तो इसको अक्टूबर तक भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि समय समय पर नए पौधों में सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए जहां हम लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं, अगर वर्षा के भरोसे रहते हैं, तो वहां पे हम लोग जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के पूरे अगस्त तक में हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किस्मों का चुनाव करके और उसके बाद जगह जगह गड्ढे करके गड्ढे को भर करके फिर 1-1.5 महीने के बाद उसको उसी गड्ढे में उतनी ही खुदाई करके लगाएंगे जितना खुदाई करने से खुदाई करना पौधे को लगाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने बागों में ड्रिप सिंचाई विधि यानी टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा भी सिंचाई कर सकते हैं। इसमें पौधों के जड़ में पानी आसानी से जाता है और पौधों की बढ़वार भी बढ़िया होती है, साथ साथ पानी की बचत भी होती है। आइए इस विशेषता के बारे में जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। आजकल हम लोग हर जगह हम लोग देखते हैं कि या तो पानी की सुविधा नहीं है, या अगर हम लोग अपनी सिंचाई भी करते हैं तो जल स्तर जो है वो दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस तरह की सिंचाई व्यवस्था हम लोग नहीं अपनाते हैं जिसमें कि जल का खर्च ज़्यादा है और हमें फ़ायदा कम से कम होता है। और जब दिनों दिन हमारा जल स्तर नीचे चला जाएगा तो नीचे से जल को निकाल करके चाहे मोटर पंप से या जिस भी तरह से हो सिंचाई करना दिनों दिन महंगा होता जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें ड्रिप सिंचाई विधि या जिसको कि हम लोग टपकाऊ सिंचाई विधि कहते हैं, उसका हम लोग चुनाव करते हैं सिंचाई के लिए। इस विधि में पाइप जाल के द्वारा पौधे के मुख्य तने के पास ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग करें तो हमारी जल भी जो है कम से कम 50% तक जल का बचत हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है जल में घुलनशील खाद का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए फिर अलग से हमें लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी जल में खाद घोल करके भी हम लोग पौधे को दे सकते हैं। इस विधि से अगर हम लोग खाद दें तो जल में घुलनशील खाद की भी बचत जो है 25 से 30% तक हो जाती है। इसलिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का अगर हम लोग उपयोग करें तो 50% तक जल का बचत के साथ साथ 25 से 30% तक घुलनशील खाद की भी बचत हो सकती है अगर हम इस विधि से खाद को भी दें तब। और इस विधि को जो है टपकाऊ विधि भी हम लोग कहते हैं, जिसमें कि पाइप जाल के द्वारा पौधे के मुख्य तने के पास एक ड्रिपर या एमीटर लगा होता है, उससे वहाँ पर टप 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 पानी की बूंदें जो है वो टपकती रहती है, इसलिए इसको टपकाऊ विधि भी हम लोग कहते हैं। इस तरह से पाइप जाल के द्वारा टपकाऊ विधि से अगर हम लोग सिंचाई करें तो पौधे को जब और जितने जल की ज़रूरत होती है हम लोग तभी सिंचाई देते हैं और उतने ही जल की देते हैं। इस तरह से पौधे में जल की कमी भी पौधा कभी महसूस नहीं करती है और पौधे की वृद्धि जो है वो नियमित रूप से कायम रहता है। लीची के पौधों के साथ साथ यानी जब लीची के पौधे छोटे हों तब हम उसमें अन्य फसल ले सकते हैं। जब तक आपके लीची फलन न होने लगे उससे पहले आपको उस खेत से कोई आमदनी न हो, इसे समझते हुए वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं कि आप उसमें अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। लीची के साथ अन्य फसलों की अंतर्वर्ती खेती करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी खेती नहीं करना चाहिए जिससे कि लीची को नुकसान हो।
वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें दाल वाली किस्मों को लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। और कौन कौन से फसल लीची के साथ आप ले सकते हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई कोई ऐसी खेती नहीं करना चाहेंगे जिसमें कि उसको 3, 4, 5 वर्षों तक जो है कोई आमदनी ना हो। लीची का फसल लगाने के बाद अगर हम लोग लीची का गूटी, जिससे कि लीची को प्रोपेगेट करते हैं हम लोग, इसकी संख्या में वृद्धि करते हैं, अगर गूटी हम लोग लगाते हैं तो वो 4 वर्षों में, बहुत अच्छा प्रबंधन है तो 4 वर्षों में इसमें फूल आने लगता है और फल लगने लगते हैं। अगर प्रबंधन में हमारी कमी होगी, यही गूटी के द्वारा लगाए गए पौधे हैं, इनका फलन जो है 5 वर्षों में भी हो सकता है, 5.5-6 वर्ष भी ये ले सकते हैं। लेकिन अच्छा प्रबंधन करने पर ये 3.5-4 साल में फूल आ जाते हैं। सबसे पहले तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि पहला फूल जब आए तो उसको हम लोग तोड़ दें, क्योंकि शुरू में हम लोग ऐसा समझते हैं कि पहले पौधे की वृद्धि को अच्छी तरह से होने दें, उसके बाद ही हम लोग जब दूसरी बार फूल आए तब वो ज़्यादा वृद्धि किए हुए पौधे में फूल आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे, अच्छे फल देंगे, बड़े भी होंगे। इसलिए 3 से 4 वर्ष तक का जो समय होता है वो किसानों के लिए ऐसा होता है जिससे कि कोई लाभ उसको कम से कम लीची से नहीं होने जा रहा है। इसलिए वैसे समय में जब लीची के पौधे छोटे होते हैं और वो फलन में नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में अंतर्वर्ती फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है। अंतर्वर्ती फसलों को उगाने में कृषक बंधु ये ध्यान दें कि हम लोग अगर वैसे फसल का चुनाव करें जिससे कि मिट्टी को भी कुछ मिल जाए और किसान भाइयों को भी लाभ हो, और जो हमारा मुख्य फसल लीची है वो उस पर किसी तरह की हानि ना हो। कहने का मतलब वो अंतर्वर्ती फसलों का की छाया वगैरह से वो आच्छादित ना हो, जिससे कि उसकी बढ़वार में वृद्धि बाधित हो जाए। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसमें कोशिश करते हैं कि लेगुमिनस क्रॉप, मतलब जो दाल वाली किस्में हैं उसका हम लोग चयन करते हैं। अभी हम लोग हरा मटर लगा सकते हैं, इसके लिए हम लोग राजमा की खेती इसमें अनुशंसित की जाती है। फिर आप बरसात से पहले इसमें मूंग और उड़द की भी खेती इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रारंभिक अवस्था में चने की खेती भी इसमें अनुशंसित की जाती है, वो भी दाल वाली किस्में ही हैं। 3-4 फसलों का चुनाव हम लोग अगर करें तो उससे न केवल किसानों को फ़ायदा होगा बल्कि इसकी जड़ों में नोड्यूल्स बनने से जो है मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा भी ये बढ़ा देती है। तो इस तरह से हमारी मिट्टी भी जो है मिट्टी को भी नाइट्रोजन मिल जाएगा और किसान को भी मतलब बीज के जगहों से फ़ायदा हो जाएगा इस तरह के दाल या मटर या राजमा वगैरह को उगाने से। अब हम एक और प्रमुख पहलू की तरफ चलते हैं, वह है लीची में कीट और रोगों के बारे में। क्योंकि कीटों और रोगों के कारण लीची की बढ़वार और फल उत्पादन में कमी आ जाती है। अगर इनकी रोकथाम समय से किए जाएं तो निश्चित ही लीची की उन्नत बागवानी करने में आप सफल हो पाएंगे। लीची में लगने वाले कीटों की बात करें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इसमें लगता है वह है लीफ माइनर। यह कीट पत्तियों के रस को चूसता है। जब वृक्षों में इस कीट का प्रकोप बढ़ता है तो पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और सूखकर गिरने लगता है। इसके बाद जिस कीट का नंबर आता है वह है लीची माइट। इस सूक्ष्म जीव द्वारा रस चूसने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उनकी निचली सतह पर भूरा मखमली गद्दा बन जाता है। इसके अलावा लीची के लिए तीसरा कीट है फल छेदक। इस कीट का प्रभाव फल के बड़े होने पर देखने को मिलता है, जिस कारण फल का बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए इन सभी कीटों से कैसे बचें, बता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। लीची की जब खेती किसान भाई करेंगे तो जब तक पौधा फलन में नहीं आता है तब तक इसमें 1-2 कीट या रोग है जो इसमें लगता है और बहुतायत में लगता है। अगर कृषक बंधु उस पर अगर शुरुआत में ध्यान दें और उचित उपाय अगर करें तो पौधे निश्चित रूप से लगेंगे और अच्छी बढ़वार भी उसकी होगी, जो आगे चल करके अच्छा फलन भी देगा। शुरुआत के दिनों में लीची जो है बहुत सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रति
बहुत ही कहें तो सेंसिटिव होता है, यानी कि किसी भी तत्व के बहुत सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर तुरंत जो है उस पे पौधों पे इसका लक्षण जो है वो परिलक्षित हो जाता है। उसमें एक लक्षण है जो कि पौधे के पत्तियों का जो है वो सिकुड़ना है। एक लीफ माइनर कीट होता है जो कि पत्तियों से रस चूसती हैं और उसके कारण रस के चूसने से पत्तियां जो है ऊपर की ओर गोल होकर के मुड़ जाती हैं और बाद के दिनों में पत्तियां किनारे से सूखना शुरू होती है और वो कुड़कुड़ापन पत्तियों में आ जाता है और पत्तियां सूख करके गिर जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कीट लीफ माइनर जो कि पत्तियों से रस चूसती हैं, उससे बचाव के लिए कृषक बंधु अगर इमिडाक्लोपीड एक कीटनाशक दवा है, इमिडाक्लोपीड, उसका अगर उपयोग करें, इस दवा का उपयोग जो है 3 से 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा का उपयोग करेंगे। इसको कृषक बंधु ध्यान देंगे। 3 से 4 लीटर पानी में केवल 1 मिलीलीटर दवा का इमिडाक्लोपीड दवा का उपयोग करेंगे और इसके जब हम लोग घोल तैयार कर लें तो पत्तियों में इस तरह से छिड़काव करें कि पत्तियों के दोनों सतह, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, वो अच्छी तरह से भीग जाए। तो इस तरह से एक कीट तो वो है। फिर बाद के दिनों में इसमें एक और जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सब जगह बहुतायत में लगता है, एक लीची माइट एक कीट है, वो इसके ऊपर बहुत लगती हैं। उसका पहचानने का जो लक्षण है वो ये है कि पत्तियों के निचली सतह पर एक भूरा और भालवेट मखमल के कलर का एक छोटा छोटा सतह जो है पत्तियों के पीछे जम जाती हैं और वो पत्तियां जो है आपस में मुड़ जाती हैं और मुड़ने के बाद जो धीरे धीरे वो पत्तियां जो है पीले पड़ करके वो सूख जाते हैं। तो जब इस तरह के लक्षण कृषक बंधु देखें कि पत्तियों के पीछे की सतह पर भूरा भूरा कुछ जमा है और मखमल के तरह का, तो वो समझ जाएं कि इसमें लीची माइट लगी हुई हैं। और इसके लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार की दवा है जो इसको बहुत अच्छा असर करता है, वो डाइकोफॉल है। डाइकोफॉल नाम की दवा जिसका कि उपयोग हम लोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके 1 से 1.25 मिलीलीटर, अगर 1.5 मिलीलीटर भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी सही मात्रा जो है 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसके ऊपर छिड़काव करना है। छिड़काव करने में भी फिर कृषक बंधु ध्यान देंगे कि इसके दोनों सतह, पत्तियों के दोनों सतह ऊपर और नीचे दोनों भीगनी चाहिए। तो हम लोगों को करना चाहिए कि नोज़ल को पेड़ के नीचे के मुख्य तने से सटा करके तब ऊपर की ओर हम लोग फुहारा मारें, तो इस तरह से पत्तियों की निचली सतह भी भीग जाएंगी और जब समुचित रूप से दवा पत्तियों पर फैलेंगी तो वो कीट से जो है वो पेड़ों का बचाव बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी भी वैरायटीज़ हैं, ऐसी भी किस्में हैं जो कि जिसमें कि फल छेदक लगते हैं और फल छेदक लगने के कारण बाज़ार में इसकी कीमत बहुत ही कम हो जाती है और सब लोग ग्राहक जो है सब लोग ऐसा पसंद नहीं करते हैं कि फल छेदक लगा हुआ फल वो ख़रीदें। इसलिए एक तो ग्राहक की रुचि कम हो जाती है और जिसके कारण से उसकी कीमत कृषक बंधुओं को कम मिलता है। तो इसलिए फल छेदक से बचाव के लिए कृषक बंधु को चाहिए कि जब फल का दूसरी फेज का वृद्धि जब शुरू होता है, कहने का मतलब कि 15 अप्रैल या उसके बाद जब फल पेड़ों पर उसकी अपनी मोटाई में या गोलाई में बढ़ता है, तब उस समय से ही इसमें नीम बेस्ड दवा जो है, कहने का मतलब नीम की पत्तियों से या नीम के बीज से तैयार दवाएं जो है उस समय 15-15 दिनों के अंतराल पर अगर हम लोग इस पर छिड़काव करें तो उससे जो है बहुत हद तक फल छेदक कीट से उसको बचा जा सकता है। अच्छा तो यह हो कृषक बंधु कि जब वो कीट लग जाए तब हम लोग इसका उपाय करें और उसके लिए फिर जिन दवाइयों का, जिस रसायन का उपयोग हम लोग करेंगे वो अंततः फिर उसके फल को दूषित करेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब उस रसायन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो 15 दिनों के बाद ही फिर फल को खाना चाहिए। तो बेहतर हो कि कीट लगने से पहले ही कृषक बंधु इसका उपाय करें और शुरुआत के दिनों में ही नीम की पत्तियों से या नीम के बीज से बनी हुई दवाएं जो मार्केट में भी उपलब्ध हैं उसका अगर हम लोग उपयोग करें
15 अप्रैल से 15 दिनों के अंतराल पर अगर हम लोग कम से कम 2 छिड़काव भी अगर कर दें तो वो समय जो फल छेदक के जो है फलों को आक्रांत करने का समय है, और उस समय अगर हम इसका छिड़काव करें तो ये फल छेदक कीट जो है फलों को आक्रांत नहीं कर पाएंगे, और तब बाद के दिनों में जो है फल के डंठल के नीचे जो है वो अंडे नहीं दे पाएंगे, तब उसके लार्वे भी हमको नहीं मिलेंगे, और फल हम एक सुरक्षित और एक अच्छा फल हम लोग उस समय तोड़ करके बाज़ार में दे पाएंगे। इसलिए कृषक बंधु से अनुरोध है कि फल छेदक से बचाव के लिए आप 15 अप्रैल के बाद से ही 15-15 दिनों के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव कर दें तो उससे आप बच सकते हैं। लेकिन इसमें कृषक बंधु ये भी ध्यान दें कि फल छेदक जो है शाही और कस्बा वगैरह जो वैरायटी है इसमें ज़्यादा लगती हैं, ये इन किस्मों पे इसका असर जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर से पकने वाली किस्में चाइना वगैरह का अगर हम लोग चयन करें तो वो उस पर ये चाइना किस्म जो है उस पर फल छेदक से बहुत हद तक उसमें प्रतिरोधकता है। लेकिन एक कमी भी जो हम पहले भी आपको बतलाएं कि चाइना ही ऐसा किस्म है जिसमें कि एक साल अगर ज़्यादा फलन होगा तो दूसरे साल या तो नहीं होगा या फिर कम होगा। तो इसके कुछ इन किस्मों के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए कृषक बंधु को हर चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो चाइना किस्म का प्रयोग करते हैं तब वो फल छेदक से बच सकते हैं, और जितने भी फल आएंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर इन सभी बातों पर ध्यान दिए जाएं और बताए गए उपायों को अपनाकर आप लीची की उन्नत बागवानी करें तो निश्चित ही आप लीची से अधिक लाभ कमा सकते हैं।